आदरणीय बाबूजी राजा राम आनंद जी, सम्मानित योगेश गौतम जी, उपासका हमारी बेटी रूपा बौद्ध से अपने आप को जोड़ते हुए और देश भर से जुड़े हुए हमारे सभी सीनियर और जिम्मेवार साथियों को उन्हें एक बार नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए धम्म सेवक संघ की स्थापना और भविष्य की जिम्मेदारियों के विषय में आज की मीटिंग साथियों रखी गई है। तो धम्म सेवक संघ की स्थापना करने का, इसका निर्माण करने का विचार कैसे आया, मैं सबसे पहले इसकी जानकारी अपने सभी सीनियर साथियों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। हमने 18 मार्च मतलब धम्म सेवक संघ की स्थापना करने से पहले मेरा जो मन था वो मन था कि समता सैनिक दल को हमको सहयोग करना चाहिए। हमें कोई नया ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहिए, समता सैनिक दल को ही हमको मदद करनी चाहिए, उसको ही तैयार करना चाहिए। 18 मार्च 2018 को हमने एक प्रोग्राम आगरा में किया जिसमें मैंने विधिवत रूप से धम्म की दीक्षा ली थी। रामलीला का मैदान था, लाल किले का ग्राउंड, और वो वही ग्राउंड था जिसमें परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 18 मार्च 1956 को आए थे। वही मैदान था, वही मंच था, वही जगह। बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी हुई और काफी लोग उसमें आए। उसके चीफ गेस्ट थे कार्यक्रम के आदरणीय प्रकाश राव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब के पौत्र, और भीड़ भी बहुत हुई। लगभग 1 लाख की करीब भीड़ उस प्रोग्राम में थी। बहुत बड़ा प्रोग्राम। यहाँ समता सैनिक दल के हमारे एक जिले के अध्यक्ष मित्र थे। मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, आपको कितने सैनिक चाहिए? हमने कहा 50 हमको सैनिक चाहिए, ड्रेस में और लाठी में। तो उन्होंने कहा लाठी आपको मंगवानी होगी, सैनिक हम लोग देंगे। एक हमारे परिचित थे धौलपुर में, वो भी जिलाध्यक्ष थे सैनिक समता सैनिक दल के। तो मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आएंगे एक गाड़ी भर के उधर से। तो एक बहुत बड़ी मैटाडोर भर के वो लोग भी आए और आगरा के साथी भी आए, और उन्होंने बखूबी उस कार्यक्रम की जिम्मेवारी निभाई। बहुत अच्छे से उन्होंने उसको संभाला। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया ग्वालियर में। ग्वालियर में जब प्रोग्राम किया 1 वर्ष बाद, तो मैंने फिर उनसे बात की कि भाई ऐसे करके हम लोग वहाँ एक दीक्षा समारोह का कार्यक्रम लगा रहे हैं और पूज्य भंते हमारे ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर वाले हम सबको दीक्षा देंगे जिन्होंने आगरा में दी थी। तो उन्होंने कहा सर, हमारी मजबूरी, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करो, उनके निर्देश के बगैर हम नहीं जा पाएंगे। पहले हम चले गए थे तो हमको बहुत डांट लगी है। मैंने कहा ठीक है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरे अच्छे संबंध थे। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आगरा में समता सैनिक दल का 2 दिन का हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं और आपके सौजन्य से करना चाहते हैं। हॉल, खाना वगैरह की व्यवस्था आपको करनी। तो हमने वो कार्यक्रम उनका कर दिया था, हॉल का भी 2 दिन का, और जो भी खाने वाने में खर्च था वो सब आरबीएम के साथियों के सहयोग से, कुछ मैंने व्यक्तिगत रूप से करा। उनसे भी मेरे अच्छे संबंध थे। तो मैंने उनको निवेदन किया तो उन्होंने कहा भारती साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें और ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने कहा अब आपको ऊपर से कहाँ से लेनी है? बोले हमको बॉम्बे से परमिशन लेनी पड़ेगी। बॉम्बे से समझ जाइए, अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। तो मैंने कहा बॉम्बे से परमिशन ले लीजिए, और मुझे कोई अनुरोध पत्र वगैरह लिखना है तो मैं लिख देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम ही बात करते हैं।
उन्होंने बात की, फिर मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब हमें परमिशन नहीं मिली है। हमने कभी ये क्यों नहीं मिली है, ये तो पुण्य का काम है, हम धर्म का काम कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या है, ऊपर के लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए कोई परमिशन नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम लोगों ने वैसे ही अपने वॉलेंटियर बना लिए, 10-15-20 लड़कों को लाठी डंडा देकर काम कर लिया। लेकिन उसी दिन से फिर दिमाग में ये कीड़ा जगने लगा कि भाई हमें अब हमारा अपना स्वयं का एक युवाओं का संगठन खड़ा करना होगा। धीरे 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 समता सैनिक दल का मैंने अध्ययन किया। तो अध्ययन करते करते मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल की जो नींव रखी थी वो 24 सितंबर 1924 को रखी थी। 24 सितंबर 1924। और उसकी जब नींव रखी थी, नींव रखने के बाद बाबा साहब ने अपने जो साथियों को कहा था, तो उन्होंने कहा था बाबा साहब ने कि समता सैनिक दल का जो उद्देश्य रहेगा वो उद्देश्य रहेगा समता मूलक समाज का निर्माण करना। भारत में हमको समता मूलक समाज बनाना है, तो समता मूलक समाज का निर्माण करना उसका उद्देश्य रहेगा। तो इसके लिए समता सैनिक दल काम करेगा। उसके ठीक एक वर्ष बाद अशोक विजयदशमी के दिन 1925 में समता सैनिक दल की तर्ज पर ही एक संगठन की नींव रखी डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार ने एक संगठन की नींव रखी, उसका नाम रखा आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और डॉक्टर हेडगेवार ने उसकी नींव रखी और उसका उद्देश्य रखा कि हमें इस देश में दोबारा से अपने पुराने वैभव अर्थात ब्राह्मण संस्कृति के राष्ट्र की स्थापना करनी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो समता सैनिक दल का गठन किया, उसको बनाया, उसमें बाबा साहब ने जो उसका उद्देश्य रखा वो रखा समता मूलक समाज का निर्माण करना। यानी गैर बराबरी को खत्म करना है, जातिवाद को खत्म करना है, समता मूलक समाज का निर्माण करना है। और डॉक्टर हेडगेवार ने जो संघ की स्थापना की, आरएसएस की स्थापना की, उसमें उन्होंने उद्देश्य रखा कि हमें पूर्व की भांति, प्राचीन काल की भांति पुनः हमें आर्यवर्ती ब्राह्मण समाज राष्ट्र की स्थापना करनी। मैंने काफी गंभीरता पूर्वक विचार किया और दोनों पे विचार किया, बाबा साहब के समता सैनिक दल पे और आरएसएस पे। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बाबा साहब का जो समता सैनिक दल था, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद उसकी जो कमांड जिन लोगों के हाथों में थी वो शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गए। राजनीति में उनका लगाव बहुत ज्यादा रहा, राजनीति में उनकी दिलचस्पी रही और राजनीति में भी अपनी पार्टी को या अपनी विचारधारा को स्थापित करने की नहीं, केवल स्वयं के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं कहां से राज्यसभा जा सकता हूं, कहां से मैं एमपी बन सकता हूं, कहां से एमएलए बन सकता हूं, कैसे मंत्री बन सकता हूं, वो इसी उधेड़-बुन में लग गए। यही उनका मिशन बनकर सीमित रह गया। और समता सैनिक दल का जो फायदा संपूर्ण बहुजन समाज को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। समता सैनिक दल भी 4-5 ग्रुपों में विभाजित हो गया पूरे देश में। एक ये रहा, आरएसएस ने 100%, 100% डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा को स्वीकार किया और वो निरंतर 365 दिन राजनीति से दूरी बनाकर, राजनीति से भी दूरी बनाई उन्होंने, धार्मिक प्रचार प्रसार से भी दूरी बनाई उन्होंने, सामाजिक रूप से भी दूरी बनाई और आर्थिक रूप से भी उन्होंने दूरी बनाई। उन्होंने केवल अपने आप को एक प्रोडक्ट
प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री के रूप में स्थापित किया। एक कारखाना जो होता है, कारखाने के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया कि उन्होंने बहुत अच्छे अ, अ, उनके धर्म के प्रचारक तैयार किए, बहुत अच्छे उन्होंने राजनीतिक लीडरशिप में नेता तैयार किए, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने व्यापारी वर्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो बहुजन समाज था, SC ST OBC का, उसमें अपनी घुसपैठ करके उसको अपने घेरेबंदी में उसको शामिल किया। ERSS का काम रहा और 365 दिन वो इस काम में लगे रहे। ये धीरे धीरे चलते चलते अपने जिम्मेदार साथियों से हमारी बात होती रही, चलता रहा। जब हमारा लुम्बिनी में सम्मेलन था तो उससे पहले ये मन में बात बन गई थी कि हमको भी भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। हम सब लोग एक उम्र के पड़ाव पर हैं, उम्र का पड़ाव यानी 60 क्रॉस कर गए हैं, और भारत की औसतन जो हमारी आयु है वो 60 वर्ष की है। इसके बाद जो हम लोग जीवन जी रहे हैं ये बोनस है, बोनस का जीवन है ये। औसतन आयु भारत में 60 वर्ष की, तो हम सब लोग एक उम्र के पड़ाव पर हैं, और वहीं से फिर हमें शुरू होना है 24 सितंबर 1924 से। बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि समता मूलक समाज के लिए हमें अपना युवा वर्ग और प्रशिक्षित करके उसको तराश कर मानसिक रूप से तैयार करके हमको भविष्य के लिए तैयार करना है। इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए बॉम्बे में एक सिद्धार्थ इंटर कॉलेज बनाया था। मुझे शेषराव गांगड़े साहब के सहयोग से उस कॉलेज को देखने का मौका मिला है। मैंने देखा है वो कॉलेज। मैं 2 दिन 3 दिन मैंने स्टे किया वहाँ, क्योंकि उसके आधे हिस्से को उन्होंने बेच दिया है, तो उसमें होटल बन गया है। तो उसी होटल में शेषराव गांगड़े राव साहब ने मुझे रुकवाया था। हमारी जीवन संगनी भी हमारे साथ थी, तो मुझे उस कॉलेज को देखने का मौका मिला। और ये लगा कि देखो किस उद्देश्य के लिए बाबा साहब ने इस कॉलेज को बनाया था, और आज उसमें से एक बड़ा भाग बेच दिया गया, उसमें होटल बन गया है। छोटा भाग बचा है तो उसमें भी केवल फॉर्मेलिटी हो रही है और झगड़े चल रहे हैं, पारिवारिक मुकदमे चल रहे हैं। यानी उस पर कोई कहता है मैं मालिक हूँ, मैं वारिस हूँ, मैं वारिस हूँ, मैं वारिस हूँ, इस किस्म का। तो ये सब ध्यान में रखते हुए धम्म सेवक संघ का निर्माण करने का या गठन करने का मन बना। और ये सोचकर बना है कि हम देखते हैं कि हमारे जितने संगठन हैं, बड़े पैमाने पर वो सफल नहीं होते। सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस संगठन में जो साथी लोग हैं, उनका भाषण तो होता है कि हमको त्याग करना है, हमको त्याग करना चाहिए, हमको मिशन के लिए काम करना चाहिए, हमें मिशन के लिए बलिदान देना चाहिए, हमें मिशन के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन ये शब्द केवल भाषण तक सीमित रहते हैं, भाषण तक सीमित रहते हैं। और उनका जो खुद का जो लोग हैं, जैसे 10 लोग ये काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों में ही आपसी तालमेल नहीं, आपसी तालमेल नहीं है। उन 10 लोगों में भी इस बात को लेकर झगड़े बने रहते हैं कि मैं सीनियर हूं कि ये जूनियर है, ये पहले बोलेगा कि मैं पहले बोलूंगा, मैं इससे बड़ा हूं कि ये मुझसे बड़ा है ना। तो इस किस्म की तमाम वाद विवाद में वो लोग उलझे रहते हैं। तो इसलिए फिर ये वाद विवाद में वो क्यों उलझते हैं? इसलिए उलझते हैं कि एक बड़ी उम्र हो जाने के बाद वो मिशन के काम में आते हैं। जब उनका दिमाग दिल पक जाता है पूरा, उसमें कुछ भी बदलाव की संभावना नहीं रहती, जब वो मिशन से जुड़ते हैं या संगठन से जुड़ते हैं, तो उनमें वो ईगो बना रहता है कि मैं सीनियर हूं, या मैं बड़ा हूं, या मुझे बड़ी कुर्सी चाहिए, या मेरा नाम पहले नहीं बोला गया, या पर्चे में मेरा नाम 5वें नंबर पे लिख दिया गया, 8वें नंबर पे लिख दिया गया। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है
कि त्याग की जो सही भावना है ये इनको पता नहीं। ये केवल किसी का भाषण सुन लिए होंगे, उसी भाषण को ये रिपीट कर देते हैं। तो त्याग निस्वार्थ रूप से काम करना, निस्वार्थ, और एक सेवक के रूप में काम करना, निस्वार्थ रूप से काम करना और एक सेवक के रूप में काम करना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन में काम करना, अनुशासन में काम करना। तो ये बीज बचपन से डालना चाहिए। ये बीज अगर बचपन से डले, जैसे हम लोग देखते हैं गुरुद्वारा में, ये हमें गुरुद्वारा से सीखना चाहिए। गुरुद्वारा में अरबपति खरबपति सिख भी जाते हैं, जिनके 500 ट्रक चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, ऑल वर्ल्ड में जिनका बिजनेस है, अपार धन संपदा है उनके पास। वह लोग भी रविवार को गुरुद्वारा में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जाते हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी बेटियां, उनके बेटे, नाती पोते वहां सेवा का काम करते हैं। वो वहां के प्रबंधक को, गुरुद्वारा के प्रबंधक को प्रार्थना देते हैं, निवेदन करते हैं कि हमको सेवा का काम दिया जाए। कौन सी सेवा का काम करते हैं वो? झूठे बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, और बड़े दिल से, बड़ी चाहत से, बड़े मन भाव से। मैं तो गुरुद्वारे जाता रहता हूँ, कभी सिकंदरा चला जाता हूँ। उत्तराखंड में जब मैं प्रभारी था तो उधम सिंह के नगर मुझे एक नानक मत्ता वहां गुरुद्वारा है, उसी में रुकवाते थे। तो मैं उसी गुरुद्वारे में रुकता था, 2-2 दिन, 3-3 दिन। तो मैं उनका भाव देखता था, उनकी संगति देखता था कि इतने अमीर अमीर लोग, इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग, सेवा भाव, जूते कहाँ रखने हैं, चप्पल कहाँ रखनी है, शरबत कैसे पिलाना है, थाली कैसे उठानी है, उसको बर्तनों को कैसे धोना है। और 1989 में मान्यवर साहब ने जब पूरे देश भर से साइकिलें बुलाई थी दिल्ली, तो मैं भी आगरा से साइकिल चलाकर गया था। हम लोग आगरा, मैनपुरी, पूरा मंडल मिला के करीब 500 साइकिलों के साथ हम गए थे। तो फरीदाबाद में हम लोग गुरुद्वारे में रुके थे। तो उस गुरुद्वारे में भी मैंने देखा कि जवान जवान हमारी बेटियां, जवान जवान बहुएं, और बड़ा दिल से दौड़ दौड़ कर बर्तन मांज रही हैं, खाना बना रही हैं, पानी पिला रही हैं, चाय पिला रही हैं, और बड़े आदर भाव के साथ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी मिशनरी संगठन को सफल करना है, कामयाब करना है, तो उसके अंदर सेवा का भाव होना, और दिल से होना। दिल से होना देखिए दो तरह से होता है, एक मन से होता है, एक मजबूरी से होता है। मजबूरी से मैं करना नहीं चाहता, मैं चाय पिलाना नहीं चाहता सबको, मैं सबके लिए चाय बनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी ड्यूटी लगा दी, मुझे कह दिया गया है कि आप चाय बनाइए और चाय पिलाइए। ठीक है, चाय तो बना रहा है वो व्यक्ति, चाय पिला भी रहा है वो व्यक्ति, गिलास भी धो रहा है, लेकिन उनके मन में थोड़ी कंठा है, थोड़ा दुख है कि यार मुझे ये काम दे दिया, मैं क्या ये काम करने के लिए? ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि मुझे चाय बनाने का, चाय पिलाने का आदेश मिला है मेरे गुरुजन से, मेरे बड़ों से, तो ये मेरे लिए खुश नसीबी है। ये मेरे लिए, देखिए उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर का मौका है। ये भाव आना चाहिए। तो इस किस्म का भाव हम बहुजन समाज के युवाओं में कैसे उत्पन्न करें, उनके मन में कैसे डालें? तो उसके लिए धम्म सेवक संघ का निर्माण हुआ है कि कम से कम 12 साल की उम्र का हमारा बच्चा और हमारी बेटी हमारे अपने ही होंगे, हमारे नाते पोते ही होंगे, और बाहर से नहीं आने वाले, हमारे अपने नाते पोते होंगे। और जब कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, तो सिस्टम से जो उनको ड्यूटी मिलती है, भाई देखिए आज हम लोग काम करते तो हलवाई लगाते हैं, वेटर लगाते हैं, 30-40 हजार रुपए हलवाई हमसे लेके चला जाता है। क्यों चला जाता है? और क्यों हलवाई लगाना चाहिए? जब सभी लोग धर्मों में लगे हैं, सभी लोग मिशन के काम में लगे हैं, तो हमको किराए पे, मजदूरी पे बाहर के लोग क्यों लगाने चाहिए?
हमें हमारे अपने में ही लोगों में से ये टीमें बनानी चाहिए कि भैया हम अपने आप ही खाना बनाएंगे, चार हमारे लोग खाना बनाने में लगेंगे, दो चार लोग हमारे चाय की व्यवस्था देखेंगे, चार लोग हमारे पानी की व्यवस्था देखेंगे, जैसे गुरुद्वारों में लगते हैं। कोई वहां बाहर से मजदूर थोड़ी बुलाए जाते हैं पैसों पे। तो इस किस्म का सेवा भाव, इस किस्म का सेवा भाव और 12 वर्ष की उम्र से करीब हम लोग अपने बच्चों में लाए, तो जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके मन में अपने से बड़ों के लिए आदर होगा, इज्जत होगी, और महापुरुषों के विचारधारा मिशन के लिए समर्पित भाव होगा। बड़ों के लिए इज्जत का भाव होगा, छोटों के लिए स्नेह प्यार होगा, और अपने कर्तव्य के प्रति उनमें चेतना होगी, उनमें जागृति होगी कि मुझे मेरा ये कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। तो इस किस्म का भाव इनके अंदर उत्पन्न होगा। और हमने ऐसा सोचा है, जैसे अभी माननीय बादल सिंह बोस साहब ने बताया, आदरणीय बाबूजी राजा रामानंद जी ने विस्तार से बहुत सारी बातें बताई कि 5 वर्ष, 5 वर्ष कम से कम धम्म सेवक संघ की जिसने सेवा की हो, धम्म सेवक संघ में जिसने काम किया होगा, उसकी एक परीक्षा हो, जो हमारा सीनियर बैच होगा, एक तरह से बोर्ड होगा वो, तो वो उन सबकी परीक्षा लेगा, टेस्ट लेगा कि भाई इनका 5 वर्ष का आचरण कैसा है, इन्होंने जो काम इनको दिया गया उस काम को इन्होंने दिल से किया है या मजबूरी में किया है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जिसको मैं बार बार आप लोगों के बीच में रिपीट कर रहा हूं। अगर दिल से किया है, मन से किया है, तो ये भविष्य के लिए हमारा बहुत अच्छा लीडर बनेगा, क्योंकि इसके खुद के मन में तमन्ना है, इसके खुद के मन में चाहत है। और अगर प्रेशर में किया है, दबाव में किया है, तो भाई दबाव में और प्रेशर में काम करने वाला व्यक्ति 100% निष्ठा और वफादारी से साथ चलेगा, ये डाउट, ये डाउट है। तो इस किस्म से सिलेक्शन होता जाएगा, सिलेक्शन होता जाएगा, और मानव कल्याण के लिए या किसी राष्ट्र कल्याण के लिए, मैं राष्ट्र की बात भी कह सकता हूं, या विश्व कल्याण के लिए मैं पूरे संसार की बातें कह सकता हूं, उसमें 4 पिलर होते हैं, 4 पिलर बड़े महत्वपूर्ण है। उसी से समूचे मानव जाति का विकास होता है, 4 पिलरों से। एक सेकंड मैं लेना चाहता हूं आपकी। ये जो 4 पिलर होते हैं, किसी भी समाज के कल्याण के लिए, किसी भी राष्ट्र के कल्याण के लिए, ये 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर होता है धार्मिक पिलर। सबसे पहला पिलर धार्मिक पिलर होता है। धार्मिक संस्कृति, अर्थात मनुष्य का जन्म 2 बार होता है। एक बार जब होता है जब वो मां के पेट से जन्म लेता है, और दूसरी बार जब उसका जन्म होता है जब वो संस्कारों का जन्म लेता है। उसमें संस्कार आते हैं, कैसे जीवन जीना है, जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, हमारे जीवन में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस प्रकार से उसको आता है। तो ये आता है धम्म की संगति से। धम्म की संगति से अपने जो गुरु हैं, संत हैं, साधु हैं, जिन्होंने अपना जीवन तपा है, उनका जो अनुभव है, उनके जो विचार है, उससे हमको एक मानव, एक इंसान बनने का, एक इंसान का जीवन जीने का, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। ठीक है। तो एक पिलर हो गया सांस्कृतिक पिलर, धर्म का पिलर, ये सबसे मजबूत है। दूसरा पिलर है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता, निश्चित रूप से राजनीतिक सत्ता जिसके हाथ में होती है,
वो अपने मकसद को, अपने मिशन को बहुत जल्दी पूरा कर रहा है। राजसत्ता को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते उसको। तो दूसरा पिलर है राजसत्ता, ठीक। तीसरा पिलर है सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन। और चौथा पिलर है आर्थिक संपदा, आर्थिक संपदा। तो ये चार पिलर, ये समूचे मानव जाति के कल्याण के लिए कल्याणकारी हैं, और समूचे राष्ट्र के लिए और समूचे विश्व के लिए ये कल्याणकारी। तो ये बीज कहां से आएगा? ये ब्रेन वॉश हमको करना होगा, मानसिक रूप से अपने युवा पीढ़ी को, अपने बेटे अपने बेटियों को मानसिक रूप से हमें उनके दिमाग को तैयार करना होगा, उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना। तो कम से कम 5 वर्ष का समय इसमें लगना चाहिए। 5 वर्ष का समय लगे, और 5 वर्ष के बीच में जो सीनियर हमारे साथी लोग हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो बात करती रहे कि कौन कौन से हमारे बच्चे, कौन सा हमारा बेटा, कौन सी हमारी बेटी शुद्ध मन से, निस्वार्थ सेवा भाव से काम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर आगे लाके उनको हमें भाभी, ये डीएसएस से निकलेंगे, ये डीएसएस से हम ये सब निकालेंगे, ये तैयारी करेंगे, ठीक है ना। डीएसएस की स्थापना का मतलब ये है, और भविष्य के लिए जो हमें काम करना है वो ये है। तो इसको तैयार करेंगे, और तैयार करके फिर रुचि के अकॉर्डिंग उन बच्चों में रुचि किसको लेके है। तो किसी बच्चे की जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक प्रवृत्ति है, धार्मिक भाव उसके मन में ज्यादा है। जब धार्मिक भाव उसके मन में ज्यादा है, तो उसको फिर हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में या फिर भिक्षु संघ में उसको स्थापित करेंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में स्थापित करेंगे, जिम्मेदारी के साथ, जिसे हम पद भी कह सकते हैं कि पद के साथ उसको जिम्मेदारी देकर। और ज्यादा गहरी उसमें धार्मिकता है तो फिर भिक्षु संघ में उसको स्थापित करेंगे, जिससे आदर्शवादी भिक्षु संघ का निर्माण हो सके। बुद्ध के समय काल में था, कम से कम वैसा ना हो तो उसके समकक्ष हो जाए, ऐसा भिक्षु संघ स्थापित हो सके भारत। दूसरा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में। तीसरा हम ये देखेंगे कि कोई बच्चा, हमें ऐसा लगता है कि वो राजनीति में नैतिक चरित्रवान जीवन रहकर देश की सेवा करना चाहता है, क्या ऐसा लक्षण, ऐसा गुण उसमें नजर आता है? अगर ऐसा गुण उसमें नजर आता है, ऐसा लक्षण उसमें नजर आता है, इसका एक वोट होगा, बाकायदा एक वोट होगा, 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का, जो वॉच करेगा, समीक्षा करता रहेगा और उनके टेस्ट लेता रहेगा समय समय पर। तो ऐसा कोई बच्चा निकलेगा या कोई बच्ची निकलेगी, तो फिर हम उसको राजसत्ता को प्रभावित करने के लिए या राजसत्ता को हासिल करने के लिए उसको संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको दिया है, वोट का अधिकार, उसको इस्तेमाल करते हुए, संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्वच्छ निस्वार्थी राजनेता का निर्माण करें। स्वच्छ, नैतिक चरित्रवान, आदर्शवादी और निस्वार्थी राजनीतिक रूप से एक नेता का निर्माण करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि भारत के पार्लियामेंट में, भारत की विधानसभाओं में जो सांसद और विधायक बनकर जाएं, वो ऐसी सोच के लोग बनकर जाएं, श्रमण संस्कृति की विचारधारा के लोग बनकर जाएं, मानव कल्याण की विचारधारा के लोग बनकर जाएं, और ये निकलेंगे डीएसएस से, धम्म सेवक संघ। अब इसका दूसरा भाग है जिसको हम लोग कार्यपालिका के रूप में कहते हैं, सामाजिक रूप से भी मैं उसे जोड़ सकता हूं। तो हम देखेंगे किसी बच्चा का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है,
आईक्यू लेवल उसका बहुत जबरदस्त है, मेमोरी उसकी बहुत जबरदस्त है। तो फिर हम उसे इंटर के बाद उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे अर्थात उसको सिविल सर्विस की तैयारी कराएंगे। सिविल सर्विस की तैयारी कराएंगे उसको, बच्चे को। उसको पीसीएस जे की तैयारी कराएंगे उस बच्चे को, इंजीनियरिंग की तैयारी कराएंगे उस बच्चे को, और कोशिश करेंगे कि इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था, इस देश की जुडिशियली व्यवस्था, इस देश की इंजीनियरिंग व्यवस्था में भी हमारे ऐसे बच्चे जाकर अफसर बने, जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जो चरित्रवान हो, निस्वार्थ सेवा भाव उनके मन में, मानव जाति के प्रति उनके मन में दया हो, करुणा हो, प्रज्ञा हो। तो इस किस्म का ये सारा काम हम लोग करेंगे। दूसरा, आर्थिक रूप से भी हमें काम करना होगा। आर्थिक रूप से भी हमें काम करना होगा। जिन बच्चों में बिजनेस के लक्षण ज्यादा नजर आएंगे, या कुछ बच्चों ने एमबीए कर रखा होगा, जिनको हम इस काम में लगा सकते हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी हम लोग आपस में मिलकर, जैसे 500 लोग मिले और 500 लोगों ने 1-1 लाख रुपए दिए, तो 5 करोड़ रुपए हो गए। तो 5 करोड़ रुपए से हमने एक कंपनी बना ली, और उस कंपनी में हम कोई बहुत बड़ा प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन चाय की पत्ती बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, शैम्पू बना सकते हैं, फिनाल बना सकते हैं, छोटी छोटी घरेलू चीजें, उपयोग की चीजें हम लोग बना सकते हैं। तो उसमें उसका प्रोडक्शन भी हम करेंगे और यूजर भी हम होंगे। उसको मैंने एक बार समझाया था आपको, C2C पैटर्न होगा वो। C2C, सी माने कंपनी और सी माने कंज्यूमर। मतलब कंपनी भी हमारी होगी मैन्युफैक्चरिंग करने की, और उसके कंज्यूमर भी हम होंगे। और उसका जो लाभ है, जो उसका 50% लाभ सेठिए ले जाते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति ले जाते हैं, वो 50% लाभ हमारे उन बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को मिलेगा जिनको नौकरी नहीं मिल रही, या जो बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे। और उसका लाभ हमारे ही बहुजन समाज को, मानवतावादी समाज को मिलेगा, जिनका पॉकेट से बहुत सारा पैसा धन्ना सेठ घर बैठे बैठे फोकट का ले जाते। तो इस रूप से हमको काम करना होगा। सामाजिक रूप से हमें धम्माचार्य, धम्म प्रचारक तैयार करने होंगे। और समाज में जो कुरीतियां हैं, जुआ, सट्टा, अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं, तो बचपन से ही समाज का निर्माण करना और उनके बीच में काम करना, और उनको अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करना। तो ये सब जो प्रोटेक्शन होगा, एक तरह से आप ये मानिए कि भविष्य में, हो सकता है आज मेरी बात बड़ी छोटी नजर आ रही हो, कि मेरे शब्द आज कोई इसका महत्व ना हो, लेकिन अगले 20 वर्षों में इन शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होगा, बहुत बड़ा कारण होगा। एक आधारशिला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, साहू फूले को मानने वाले लोग, संत रविदास, संत कबीर को मानने वाले लोग, बुद्ध बाबा साहब को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, मानवतावादी लोगों का एक अपना अलग से और क्या कह सकते हैं हम, सरकार का दूसरा भाव जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, शब्द याद नहीं आ रहा। भला हमारी खुद की अपनी सोशल, धार्मिक, आर्थिक सरकारें होंगी। सरकार के समा का मतलब समकक्ष हम लोगों का अपना सिस्टम होगा, जो धार्मिक सिस्टम भी होगा। पैरेलल, पैरेलल उसको कह सकते हैं इंग्लिश में। हमारी पैरेलल धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हमारी अपनी पैरेलल सरकारें होंगी, जो मानवता के लिए काम करेंगे, मानवतावादी व्यवस्था के लिए काम करेंगे। जैसे दलाई लामा है, दलाई लामा का जो अपना संगठन है, उनकी पूरी दुनिया में अपनी सरकार है। दलाई लामा उसके राष्ट्रपति हैं,
उनके प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल है, पूरा उनका एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। अगर आप लोगों ने नहीं मालूम हो तो आप पता कर लीजिएगा गूगल गूगल पे सर्च करके। ऐसे ही भारत का जो मानवतावादी वर्ग है, बहुजन समाज वर्ग है, इसका अपना भी पैरेलल सारा सिस्टम होगा, कारोबार का, बिजनेस का, हर चीज का। मीडिया सेक्टर भी उसमें एक बड़ी भूमिका है। हमें अपने मीडिया सेक्टर भी स्थापित करने हों। तो ये कुछ बातें हैं जिन बातों के लिए डीएसएस को का बीज रखा गया है, उसकी शुरुआत की गई है। तो ये बहुत सारे साथियों की चिंता थी, खास कर रोहित बौद्ध जी की बड़ी शंकाएं थी कि हम इसमें काम कर रहे हैं लेकिन हमारा भविष्य नहीं मालूम, डीएसएस का भविष्य नहीं मालूम क्या होगा। तो आज मैंने उस पर सोचा कि हम लोग अपने जिम्मेवार साथियों के बीच में बैठकर इस पर चर्चा करें। और जो सीनियर साथी हैं उन पर कोई बहुत समय अब नहीं बचा है। मैं अपना बता दूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है। मेरे हार्ट में दर्द होता है, हार्ट वाले का इलाज चल रहा है, शुगर बीपी सब है। मुझे अपना नहीं पता कि मैं कितने दिन जिंदा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सीनियर साथी हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम अपनी ऊर्जा का, अपने समय का, अपनी बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आने वाली युवा पीढ़ी के लिए करें। युवा पीढ़ी के लिए हम लोग करें, उनको तैयार करें, जिससे आने वाले भविष्य में वो साथी लोग इस आंदोलन को संभाल सकें और हजारों हजारों वर्ष तक चला सकें। इसीलिए बार बार मैंने कहा कि इसके एक संविधान को हमको बनाना है, सबके एक एक नियमावली बनानी। धम्म सेवक संघ की भी नियमावली हमको बनानी है, उसके भी उद्देश्य का बनानी है। सामाजिक न्याय परिषद की भी उद्देश्य का बनानी है। और बहुत महत्वपूर्ण एक संगठन जो खड़ा करना है, जिस पर अभी हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, वो है सम्यक शिक्षा। शिक्षा के लिए भी हमें एक संगठन बनाना है। जो हमारे छोटे छोटे स्कूल हैं, लगभग 10 लाख भारत में एससी एसटी ओबीसी के स्कूल हैं। 10 लाख लगभग संख्या है उनकी। 5वीं क्लास के हैं, 8वीं क्लास के हैं, जूनियर हाई स्कूल है, इंटर तक है। डिग्री कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो उन कॉलेज स्कूल को चलाने वाले लोगों का भी हमें एक संगठन खड़ा करना है। और उस संगठन को खड़ा करके फिर हमें भारत में शिक्षा के लिए काम करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से सरकारें शिक्षा शिक्षा नीति में, सिलेबस में बड़ा परिवर्तन कर रही है, यानी प्राचीन काल के मनुवाद की ओर खींच के ले जा रही है। गुजरात में तो ऐलान कर दिया कि हमने रामायण और गीता को पढ़ाना शुरू करना है ना। उत्तर प्रदेश में हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, उस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में मनुस्मृति को पढ़ाना शुरू कर दिया गया है दोबारा से। तो देखिए, धीरे धीरे करके जो हमारे संत गुरुओं के कारण, बाबा साहब के कारण हमको मानवीय जीवन मिला है या मानवीय अधिकार मिले हैं, उनको धीरे धीरे करके उनको समूल रूप से उनकी जड़ों में मट्ठा डाला जा रहा है, जिससे वो जड़ें आगे अंकुरित ही ना हो, वो पैदा ही ना हो। तो हमें भी बहुत जल्दी जागरूक होकर शिक्षा से जुड़े हुए अपने लोगों को, और जो हमारे टीचर लोग हैं, लाखों की संख्या में हमारे अध्यापक है, टीचर है, कुछ रिटायर हो गए, कुछ नौकरियों में हैं। तो ऐसे टीचरों को हमें उधर ड्यूटी उनकी लगानी है और उधर हमको संगठित होकर अपने स्कूलों में अपने सिलेबस चलाने हैं। बुद्ध को पढ़ाना है, साहू को पढ़ाना है, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना है, विज्ञान पढ़ाना है। जिन्होंने जो साइंटिस्ट पूरी दुनिया में हुए, जिन्होंने खोज की है बिजली की, पानी की, जहाज की, कंप्यूटर की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, हमको उनको वो पढ़ाना है। हमको हमारे सरवण संस्कृति का, सिंधु घाटी की सभ्यता का भौगोलिक जो नक्शा है दुनिया के पटल पर, वो पढ़ाना है। तो उसके लिए भी हमें काम करना है। और ये सब काम गैर राजनीतिक होकर ही किए जा सकते हैं। ये मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं। देखिए, राजनीतिक भावना जिस दिन किसी के भी मन में उत्पन्न होगी, उस दिन वो अपने मिशन और उद्देश्य से भटक जाएगा। क्योंकि फिर उसकी चाहत होगी, मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है।
और एमएलए बनना है, एमपी बनना है, तो फिर उसे उन लोगों के चरणदासी करनी पड़ेगी जो समाज की विपरीत दिशा में काम करते हैं या समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं या लोकतंत्र या संविधान को बड़े पैमाने पे चोट करने का काम कर रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हूं। बहुजन समाज पार्टी में मैंने अपने जीवन के 35 वर्ष पूरी जवानी लगाई है और मैंने बहुजन समाज पार्टी को ही मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन मैं बड़े दुख के बात कह रहा हूं कि जब हमारी हमारी अपनी पार्टी ने हमारे गुरु संत साधु महात्माओं की विचारधारा को पीछे की साइड कर दिया, उसको फ्रंट पे ना रखकर बैक साइड में कर दिया, तो ये 2024 का जो चुनाव है ना, इसमें बड़ी तादाद में हमारे समाज का वोट किसका, मैं बड़ा सच्चा बता रहा हूँ आपको। मैं आगरा की बात बता रहा हूँ। आगरा में जो जाटव समाज का कट्टरपंथी वोट था, चाहे साला एक ही वोट पड़े, लेकिन मेरा वोट मेरी पार्टी को पड़ेगा, मेरे हाथी को पड़ेगा, उस वोट में से भी 25-30% वोट इंडिया गठबंधन को पड़ा है। इंडिया गठबंधन को पड़ा। मैंने कई लोगों से कहा, भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या किया आप लोगों ने? वो कह रहे देखो साहब, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, पार्टी हमारी यही है। तो ये सब दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं हम? ये दिन इसलिए देखने पड़ रहे हैं कि हमने हमारे संत गुरुओं की विचारधारा को साइड कर दिया है, हमने उसको फ्रंट पे नहीं रखा। मान्यवर काशीराम साहब ने इस हमेशा फ्रंट पर रखा। मान्यवर काशीराम साहब ने 10-10 लाख की भीड़ में कहा कि एमएलए एमपी बनना इतना जरूरी नहीं है, एमएलए एमपी बनना इतना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है साउ फूले अंबेडकर की मूवमेंट को चलाना, साउ फुले अंबेडकर की विचारधारा को चलाना एमएलए एमपी बनने से ज्यादा जरूरी है, ऐसा मान्यवर काशीराम साहब कहते थे। आप लोगों ने भी सुना। तो ये जो कमी आ रही है समाज में, ये इसलिए आ रही है कि गैर राजनीतिक रूप से हम असंगठित नहीं है। 20 वर्ष मान्यवर काशीराम साहब ने गैर राजनीतिक रूप से समाज को संगठित करने में लगाया। बामसेफ बनाया, पढ़े लिखे लोगों को तैयार किया, शिक्षित वर्ग को तैयार किया, बुद्धिमान वर्ग को तैयार किया। फिर DS4 बनाया, DS4 से जो अपना निर्धन अशिक्षित समाज था उसको तैयार किया, और उसको तैयार करने में, ये सब करने में 20 वर्ष मान्यवर काशीराम साहब के 20 वर्ष जवानी के लग गए। और हमने दोनों को ही साइड कर दिया। हमने बामसेफ को भी साइड कर दिया, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग को भी हमने इग्नोर कर दिया, DS4 को भी हमने खत्म कर दिया। सामाजिक रूप से हमारे जो कैडर कैंप चलते थे पिछले 20 वर्षों में, 15 वर्षों से वो कैडर कैंप बंद हो गए। नहीं, हर रविवार को हमारे बामसेफ के लोग किसी गांव में, किसी मोहल्ले में 10 लोगों को बिठालकर, 20 लोगों को बिठालकर 1585 का पहाड़ा पढ़ाते हुए नजर आते। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का पहाड़ा नजर पढ़ाते हुए नजर आते थे। सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वयं का सम्मान, स्वाभिमान हमको स्थापित करना पड़ेगा, ये पहाड़ा पढ़ाते हुए नजर आते। तो अब ये जो कमी खामी हुई है, किस कारणों से हुई है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, विवाद होगा और विवादित लोग कभी अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होते। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, उलझे हुए लोग कभी सफलता पूर्वक मूवमेंट नहीं चला सकते। तो हमें उलझनों से भी बचना है, हमें विवाद और लड़ाई झगड़ों से भी बचना है। ये तो मेरे दिल पे चोट है, मुझे दुख लगा है, इसलिए मैंने ये 2024 के चुनाव की घटना का जिक्र आपके बीच में कर दिया है। वरना हम करते नहीं ऐसी बातों से जहां से कोई विवाद उत्पन्न। तो ये सब है, तो ये अब हम कर रहे हैं डीएस को, जो डीएस का उद्देश्य है, DSS का, वो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है। पूरा नहीं है ये, लेकिन आप ये मान लीजिए कि समृद्धि है, डायरेक्शन है, एक इशारा है कि DSS की स्थापना क्यों की गई है और डीएस की भविष्य में जिम्मेदारियां क्या होने वाली, DSS की भविष्य में क्या जिम्मेवारियां होने वाली हैं। हमें अपने बच्चों को तैयार करना है निस्वार्थ रूप से, मानव कल्याण की सेवा के लिए, धम्म की सेवा के लिए।
और उसी में से जो बच्चे निकलेंगे वही हमारे भावी लीडर होंगे, वही हमारे भिक्षु होंगे, वही हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संचालक होंगे, वही लोग राजनीति को मोड़ेंगे, भारत की राजनीति को श्रवण संस्कृति के प्रति, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के प्रति उसको मोटिवेट करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। और वही बच्चे आर्थिक रूप से भी संपन्नता के लिए इस देश में काम करेंगे। वही बच्चे इस देश की ब्यूरोक्रेट में, कार्यपालिका में हम जाएंगे, जब जाकर सही मायने पर संविधान ठीक से लागू होगा। तो इसके लिए हमारा अपना प्रोग्राम है 21 जून से 25 जून तक कश्मीर का। उसमें सब साथी आ ही रहे हैं, सबका स्वागत और सम्मान है। लेकिन वहां बहुत बड़ी चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो प्रोग्राम फैमिली प्रोग्राम बन गया है। तो फैमिली प्रोग्राम बन गया तो एक दिन हम चर्चा करेंगे, फिर कश्मीर आ रहे हैं तो भाई कश्मीर को एंजॉय करो। हमने ऐसा सोचा, कश्मीर को एंजॉय करो, बर्फ को एंजॉय करो, के जो लुक है उसको एंजॉय करो, लेकिन काम को नहीं रुकने देना। काम को नहीं रुकने देना है तो उसके लिए 3-4 चीजें हम लोगों ने डिजाइन की हैं, चर्चा में है। एक तो जुलाई के अंतिम महीने में या जुलाई में कभी भी आदरणीय इंजीनियर किशोर बोस साहब से हम टीम ले लेंगे, 10 दिन का शिविर जैसा आप लोगों की भी चाहत है, डीएसएस के बच्चों का 100 बच्चे पूरे देश से 10 दिन के लिए केंद्रीय कार्यालय में बैठेंगे। आप लोगों को भेजने 100 बच्चे, लिस्ट बनाइए, केवल 100, ज्यादा नहीं, ठीक है। और उनके ऊपर जो खर्च होगा वो सीनियर साथियों को देना है, सीनियर साथियों को देना है, बच्चों के ऊपर नहीं डालना हो, ठीक है। और कोई बच्चे धम्म सेवक संघ में काम कर सकते हैं, और अगर वो टिकट अपना बनाने में असमर्थ हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि उनका टिकट भी आने जाने का आप लोग बनवा के दें, ठीक है ना। तो 10 दिन का शिविर ये रहेगा। शिविर क्या रहेगा, एक तरह से उनको पकाना है, तपाना है। और पकाना है, तपाना है, तो इस 10 दिन में कुछ सिखाना भी है। मकसद तो पकाना और तपाना है, लेकिन इस मकसद को पकाने तपाने के साथ साथ उनको सिखाएंगे भी 10 दिन, ये रहेगा। और दूसरा, हमको एक एक राज्य स्तर, मंडल स्तर पे कार्यक्रम लगाने हैं, और वो कार्यक्रम लगाने हैं प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम होगा। उसका मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान वर्ग, शिक्षित वर्ग और संपन्न वर्ग, ये तीन को मिला के संगति करनी, तीन को मिला के संगति करनी, ठीक है। अब आप कन्फ्लिक्ट के बुद्धिमान वर्ग और शिक्षित वर्ग, ये तो एक ही बात हो गई। तो ये एक ही बात नहीं है, ये अलग अलग है। बुद्धिमान जिसके जीवन का अनुभव है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। आज के 100 वर्ष, अब हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो या ना, बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो बुद्धि, लेकिन बुद्धिमान है ना। एक शिक्षित वर्ग जिस पे डिग्रियां हैं, लॉ की डिग्री है, इंजीनियर की है, ये शिक्षित वर्ग है। तो शिक्षित वर्ग और बुद्धिमान वर्ग। एक संपन्न वर्ग, अब आप कहेंगे संपन्न वर्ग भी तो शिक्षित हो सकता है, शिक्षित भी हो सकता है, अशिक्षित भी हो सकता है। मेरे आगरा में कई जूते के कारखानेदार ऐसे हैं जिन्होंने चौथी क्लास कभी नहीं पढ़ाई की, जिनकी भाषा शैली भी ठीक नहीं है, शब्दावली भी ठीक नहीं है, लेकिन आज वो 20-20 करोड़ के आदमी हैं। उनका कारोबार फल गया, कारोबार में वो सफल हो गए, पैसा उन्होंने कमा लिया, अच्छी अच्छी कोठियां हैं उनपे। तो न वो शिक्षित हैं, लेकिन संपन्न, पैसा है उनके पास, और किसी भी मिशन को चलाने के लिए
किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तीनों चीजों की जरूरत है। बुद्धिमान लोगों की भी जरूरत है जो नेतृत्व करेंगे, दिशा मार्ग करेंगे, और शिक्षित लोगों की भी जरूरत है, चूंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक मशीनरी है, उसमें शिक्षित लोग होते हैं। ठीक है ना। और इस काम के लिए धन भी चाहिए। धन भी चाहिए तो संपन्न लोगों को भी हमें जोड़ना है। संपन्न लोगों को भी हमें जोड़ना है। तो धन वाले का धन लेंगे और निर्धन वाले का तन लेंगे। जो निर्धन है, जिसपे धन नहीं है, उसका समय लेंगे, उसका टाइम लेंगे, उसका शरीर लेंगे, और धन वाले से धन लेंगे। धन वाले का धन लेकर उस व्यक्ति पे लगाएंगे जिसपे धन नहीं है, वो काम तो कर सकता है। तो ये काम हम लोगों को करना है। और राष्ट्रीय महासभा के काम से पूरे देश में तहलका मचा। हमारे विरोधी बहुत परेशान, बहुत दुखी है। अब वो हमारे में से ही कुछ लोगों को पकड़ पकड़ कर, कुछ पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को, बुद्धिमान लोग नहीं है, वो शिक्षित लोग है, बस वो बताते हैं मैं डॉक्टर हूँ साहब, मैं इंजीनियर हूँ साहब, मैं A1 क्लास ऑफिसर हूँ, मैं सेकंड ग्रेड का ऑफिसर हूँ। और प्रचार क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, पर्ची नहीं कटानी है, चंदा नहीं देना है। तो ये उनका अपना दिमाग नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये हमारे दुश्मन की साजिश है। हमारे दुश्मन की साजिश है कि हमने बहुजन समाज में किसी एक व्यक्ति को इस लायक नहीं बनने दिया कि वो धन की कमी पूरी कर दे। तो उनको लगता है कि ये कुछ बुद्धिमान लोग तैयार हो गए, कुछ पढ़े लिखे लोग तैयार हो गए, तो ये समाज से धन लेकर कहीं ये बहुजन मूवमेंट को तेज ना कर दें, ये बहुजन मूवमेंट को कहीं बहुत बड़ी रफ्तार से भारत में ना ला दें। तो आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ो, आर्थिक रूप से इनको कमजोर करो। तो कैसे कमजोर करो? कि भाई जिसके पास पैसा है उसको बताओ कि पैसा नहीं देना, रसीद नहीं कटानी है, चंदा नहीं देना है। तो जब इन पे पैसा नहीं होगा तो चाहे जितनी अकल हो, चाहे ये जितने विद्वान हो, ये कभी हमारे समकक्ष, हमारे मुकाबले पे खड़े नहीं हो पाएंगे। और मुझे बड़ा दुख है कि इस षड्यंत्र में हमारे पढ़े लिखे शिक्षित लोग ज्यादा फंसते हैं। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के भी 10-12 लोग फंस गए हैं इस चक्कर में। पहले हमारे साथ रहते थे, अब हम उनसे पैसा मांगते ही थे, भाई 1000 रुपया महीना दे दो, सेंटर ऑफिस चलाना है, ये कार्यक्रम करना है, इसमें सहयोग कर दो। एक उनको तैयार ऐसे लोग मिल गए कि आपको देना ही नहीं, देने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों दें, काय के लिए दें? तो उनको लगा यार ये बात तो बहुत अच्छी है, ये तो उधर RVM के लोग तो पैसा मांगते हैं, धर्म विकास स्वार्थी तो पैसा मांगते हैं, ये तो पैसा देने के लिए मना करते हैं। तो लालची लोग और स्वार्थी लोग बहुत जल्दी दुश्मन के षड्यंत्र में, दुश्मन के जाल में फंस जाते हैं। लालची लोग और स्वार्थी लोग, जो स्वार्थी लोग हैं, लालची लोग हैं, ऐसे लोग जल्दी फंस जाते हैं। तो ये बहुत काफी बातें आज जो होनी थी मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। और जुलाई के महीने में अपने 100 धर्म के साथियों का, DSS के साथियों का प्रशिक्षण होगा। और लक्ष्य अब हमारा है नागपुर 2024, 12, 13, 14 अक्टूबर का 3 दिन का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होगा। और 12 अक्टूबर को विजयदशमी है। विजयदशमी को बहुत बड़ा दीक्षा समारोह होगा, पूरे देश से लोगों को वहां लाना है। आज से 68 वर्ष पहले जो दीक्षा समारोह हुआ था बाबा साहब का, आज से 68 पहले जो माहौल नागपुर में था, उस माहौल की पुनरावृत्ति करनी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की स्मृति में नागपुर की वो दीक्षा भूमि, पवित्र पवन दीक्षा भूमि पे भारत के 30 राज्य के लोगों को वहां इकट्ठा करना है। और भारत के 10 करोड़ घरों पे उस दिन पंचशील के झंडे लगाने हैं। 10 करोड़ मकानों पे उस दिन कम से कम पंचशील के झंडे लगने चाहिए। ठीक है ना।
अशोक विजयदशमी का दिन ये लगे कि भारत वाकई बौद्धों का भारत, ये किसी दूसरे का भारत नहीं है। ये कहने में नहीं, देखने में नजर आना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है, कल परसों बुद्ध पूर्णिमा निकली, पहली बार मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, पहली बार पूरे भारत में बड़े जोश खरोश के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। यूपी में कोई गांव नहीं बचा, कोई शहर नहीं बचा जिसमें खीर ना बटी हो। जहां जहां हमारे युवाओं ने 100 150 200 मोटरसाइकिलों पे फेरी ना निकाली, कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई शहर नहीं बचा। तो इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था। 50 से तो झांकियां निकली हैं आगरा में, जो रथ बनाते हैं ना, रथ तो मैं रहा हूँ झांकियों। तो वो श्रेय है मान्यवर काशीराम साहब। और काशीराम साहब अपनी जवानी की 40 वर्ष कर हुए लोगों में जान डाली, मुर्द लोगों में उन्होंने बुद्धि डाली है, चेतना डाली, और उसका नतीजा किया। मैंने कहा, तैयारी देखकर मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो संकल्प, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत का मतलब है पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों का भारत। प्रबुद्ध भारत का मतलब है पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बुद्धिमान लोगों का भारत और बौद्धमय भारत। अगर ये गति चलती रही और इसी स्पीड से हम लोग 365 दिन आरबीएम काम कर रही है, 365 दिन हम समाज को जगाते रहे, जगाते रहे, जगाते रहे, लगे रहे, कभी सेमिनार, कभी विचार गोष्ठी, कभी बहुजन प्रबुद्ध सम्मेलन, कभी धम्म धम्म सम्मेलन, कभी दीक्षा समारोह, चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से अगर हम ये घेराबंदी करते रहे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं मरने से पहले इस देश को बौद्ध में भारत देख सकूंगा। बौद्ध में भारत देखने का अवसर मुझे नसीब होगा, मुझे मिलेगा, ऐसी उम्मीद मेरी इस बुद्ध पूर्णिमा से जमी। मैंने कलकत्ता के लोगों से बात की, स्वाति श्रद्धा से बात की, जोगिंदर सरकार साहब से बात की। मैंने कहा, सब बुद्ध जयंती पे कैसा रहा? उन्होंने बताया, सब पहली बार हजार हजार लोग, सब पंसील का झंडा निकालकर, सब धम्म यात्रा निकाले हैं, जुलूस निकाले हैं। नहीं तो पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे से बुद्ध को नहीं जानते थे लोग, उड़ीसा के लोग, जहां बहुत ठीक से बुद्ध को नहीं जानते थे, वहां भी बुद्ध के प्रति बड़ी चेतना। और ये काम कौन कर रहा है मालूम है? पूरे देश में आरबीएम तो कर ही रही है, आरबीएम तो इसको गाइड कर रही है, इंजन का काम कर रही है। लेकिन जिन लोगों को मान्यवर काशीराम ने तराश तराश कर तैयार किया था ना, जो मान्यवर काशीराम साहब ने हीरे तराश तराश कर तैयार किए थे, और राजनीति में उनको रिजेक्ट कर दिया गया या वो रिजेक्ट हो गए, वो अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, जिस जिले में है, जिस शहर में है, जिस कॉलोनी में है, वो शांत नहीं बैठे हैं। वो बुद्ध धम्म के विचारधारा में, बुद्ध धम्म के आंदोलन में लगे, जितना उन पे बन पा रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। तो ये सारी बातें हैं, DS4 पे हमने बात की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को भी आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। देखिए, जूम पर अब हमको जुड़ने का अभियान चलाना है। अब जूम का पैकेज 1000 का है इस वक्त, ठीक है? तो 1000 लोगों को हमको जोड़ना है, और इससे सस्ता, इससे सरल कोई दूसरा संसाधन नहीं है अपनी संगति करने का और विचार करने का। हम अपने अपने घरों में बैठकर, पूरे देश के लोग एक साथ इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध ने ज्ञान दिया, ज्ञान ने विज्ञान दिया, विज्ञान से टेक्नोलॉजी स्थापित हुई, और उस टेक्नोलॉजी का फायदा हम लोग ही ना उठाएं, हम लोग ही ना उठाएं तो कितने बड़े नालायक हैं हम। तो जूम पे जुड़ना है। सोमवार को जुड़िए 8 बजे रात को, मंगलवार को जुड़िए 9 बजे, बुधवार को जुड़िए सुबह 7 बजे। 3 दिन ये हो गए। और रविवार को 9 बजे, अब गर्मी का समय तो 9 बजे से शुरू कर रहे हैं। तो ये करिए सब, ज्यादा से ज्यादा। हम फोन कर रहे हैं, ऑफिस से फोन जा रहे हैं, फोन करने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? आप खुद अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करिए कि भाई नेक्स्ट जूम में मैं 10 लोग जोड़ूंगा।
परिवार के जोड़ूंगा, नातेदार जोड़ूंगा, रिश्तेदार जोड़ूंगा, दोस्त जोड़ूंगा। जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे लड़ेंगे, जुड़ेंगे ताकत बनेगी, और कोई लोकतंत्र में दूसरा रास्ता नहीं है। समझे ना? बुद्ध का उपदेश है, सदैव संगति करते रहिए, बड़े से बड़ा शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। सदैव संगति करते रहिए और सदैव संग में रहिए, संग में रहिए, जुड़कर रहिए। ताकतवर से ताकतवर भी आपका शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो अभी संगति हम जूम पे तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, करनी चाहिए हमको। तो ये सब है। नेक्स्ट रविवार है 2 जून का। 2 जून को महिलाओं की संगति होगी। आदरणीय जो महिला मोर्चा की हमारी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा बौद्ध, उनकी अध्यक्षता में महिलाओं की संगति होगी। 2-4 महिला वक्ता और आप भी तैयार करिए। और जितने पुरुष बैठे हैं सबकी ड्यूटी है वो अपने घर से महिलाओं को जरूर बैठा लें। आप भी बैठ जाएं साथ, कोई बात नहीं, लेकिन आप ना भी बैठ सकते तो महिला जरूर बैठा लीजिए। घर से एक महिला जरूर बैठे, माता जी हो, बहन जी हो, बुआ जी हो, दादी हो, बेटी हो तो ज्यादा अच्छा, नातनी हो तो और अच्छा। ठीक है? और 9 जून को रविवार है। 9 जून को फिर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय इंजीनियर राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर साहब का 1.5 घंटे का कैडर होगा 9 जून को। ठीक है ना? खास करके उसमें धम्म सेवक साथ संघ के बच्चों को ज्यादा बिठा लिए। तो ये 2 प्रोग्राम 2 जून को। मैं तो नागपुर में रहूंगा, नागपुर में मेरा प्रोग्राम है, लेकिन ये महिलाओं की संगति होगी। हमको चूंकि महिलाओं को छोड़ना नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, ऐसे ही मानव जीवन है, एक नर एक नारी। अगर एक पहिया भी कमजोर पड़ेगा तो मोटरसाइकिल ठीक से चलने वाली नहीं है। अच्छा बताओ, एक पहिए में हवा नहीं होगी और एक पहिए में हवा होगी तो मोटरसाइकिल चलेगी? नहीं चलेगी ना। ऐसे ही नर और नारी अगर दोनों मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो मिशन भी जिस गति से चलना चाहिए नहीं चलेगा। क्योंकि नारी जब मानसिक रूप से तैयार होती है तो वो पुरुष को सहयोग करती है, उसका हौसला बढ़ाती है, उसको ताकत देती है। और जब वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है तो पुरुष का मनोबल तोड़ती है, उसमें 20 आरोप लगाती है। पता नहीं कहाँ जाते हो, हमें तो पता नहीं चल रहा किसके साथ रहते हो, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये सब कुछ चल क्या रहा है, गलत कर रहा हूं। तो जब वो मानसिक रूप से तैयार होगी तो आपकी आपकी साथी बनेगी, आपके साथ ना भी जाए लेकिन आपका हौसला बढ़ाएगी। समय से पहले खाना बना के दे देगी, कपड़े तैयार करके दे देगी, और हो सकता है 2 बार याद भी उठा दे कि आपकी मीटिंग है, जाना है आपको। और ये काम जब भी होगा जब वो भी आपकी तरह मानसिक रूप से तैयार हो। तो 2 जून को महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़े। 9 जून को आप लोग ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, बच्चों को जोड़े, है ना? तो बच्चों को, युवाओं को हम लोग घर से ही निकालने पड़ेंगे, देखो बाहर से नहीं आने के। फिर मैं कह रहा हूं, हमारा जो ये भाव बन गया ना कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, यही नुकसान है। अगर भगत सिंह पैदा हो रहा है तो मेरे घर में होना चाहिए, ये भाव पैदा करना, ये भाव पैदा करना होगा। 11 बज गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अगर कोई सवाल पूछना हो, कोई जानकारी करनी हो तो कर सकते हैं। और बाकी 365 दिन काम करना है। रोहित बौद्ध अगर मेरी बात सुन रहे हो तो एक बात छूट गई है मेरे से, वो है कि हम लोगों को धम्म सेवक संघ की शाखाएं शुरू करनी थी सुबह 5 जो अभी नहीं हो पाई है। तो मैं रोहित से, मुझे लग रहा है कि इस बच्चे में रुचि है, इसके अंदर व्यक्तिगत रूप से चाहत है, जबकि ये बहुत गरीब परिवार से बच्चा। तो आप लोग शुरू करिए, सतना से ही शुरू करिए। सुबह 5 बजे 10 बच्चों को लो, 5 बच्चों को लो, सीनियर लोग भी आ जाएं, कोई बात नहीं। 1 घंटा वॉकिंग करिए और फिर कोई सीनियर साथी एक जगह बैठ जाइए, 5 मिनट केवल कृष्ण और पंचशील उसको सिखाइए। कृष्ण और पंचशील का अर्थ क्या है, 5 मिनट ये बताइए। उसके बाद सब नमो बुद्धाय करिए, अपने अपने काम धंधों पे लगिए। और ये धम्म शाखाएं हमें पूरे देश में शुरू करनी होंगी बड़े पैमाने। सीनियर लोग भी जा सकते हैं लेकिन बच्चों को जरूर ले जाएं।
तो मैं समझता हूँ मेरी बात खत्म हो गई है। और ये था एक 2 मिनट और ले लूं मैं आपको। हमने निवेदन किया था कि बुद्ध पूर्णिमा पे आप लोग विशेष रूप से धम्मदान जरूर करें। तो उस धम्मदान में 34,550 रुपए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में आए। ठीक है। और कैसे आए हैं? ये चंडीगढ़ से, पंजाब से हैं हमारे शीशपाल बौद्ध जी। इन्होंने खुद 2,000 दिए हैं और 5 साथियों से इन्होंने और सहयोग कराया है। प्रदीप कुमार जी ने 500 दिए हैं। राजकुमारी जी ने पंजाब से 1100, गुरुदयाल सिंह जी ने उत्तराखंड से 1100, प्रवीण कुमार जी करनाल से 1100, कुणाल सनफ किशोरी लाल जी पंजाब से 1000। इस तरह से 6,800 का सहयोग शीशपाल बौद्ध जी के माध्यम से हुआ है। शेषराव जी ने महाराष्ट्र वालों ने 1,000 रुपये अपने दिए हैं। शेषराव घांगे जी द्वारा 500 रुपये एक आए हैं। रूपेंद्र मेश्राम जी के भी 1,000 आए हैं। और उद्धव डोलोगल जी के मुंबई से भी 500 रुपये आए हैं। इस तरह से मुझे लग रहा है ये 3,000 रुपये आए हैं। गोविंद राम उत्तराखंडी जी ने 500 रुपये दिए हैं। गीता बौद्ध जी ने 200 रुपये दिए। 700 रुपये उत्तराखंड से आए हैं। राम प्रसाद बौद्ध जी की लिस्ट बड़ी है झारखंड वालों की, उनके भी 10-12 लोगों ने मदद की है। ये मदद है 2,550 रुपए की। इसी तरह से इंजीनियर किशोर आचार्य साहब का 1,000 रुपया है। चरणदास प्रजापति साहब का 1,000 रुपया है। सुद्धोधन बनवड़े नागपुर 1,000 रुपया। वसंत दास राजा जी 1,000 रुपया। खेमचंद सोलंकी साहब 1,000 रुपया। तजेंद्र कुमार वर्धन जी पंजाब जालंधर 1,100 रुपया। जगदीश प्रसाद बाबू जी 1,100 रुपया। रजनीश कुमार जी बिहार से 250 रुपया। सुखदेव प्रसाद जी हमीरपुर से 200 रुपया। हरीश कुमार सत्यार्थी जी बरेली 1,000 रुपया। रमेश चंद्र बनगोत्रा जी जम्मू कश्मीर 1,000 रुपया। नारायण प्रसाद जी कटनी मध्य प्रदेश 100 रुपया। योगेश गौतम जी दिल्ली अपने DSS 500 रुपया। नंदराम अहिरवार जी गुना से 500 रुपया। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी आगरा से उन्होंने 5,000 रुपये का सहयोग किया है। और प्रमोद कुमार जी पटना बिहार 1,000 रुपया। रूपमती बौद्ध जी गुना 100 रुपया। राजाराम आनंद जी अलीगढ़ 250 रुपया। सुलेखा बौद्ध जी उड़ीसा 500 रुपया। RS रवि सतना जी 500 रुपया। LP अमृत बौद्ध जी जबलपुर 1,000 रुपया। DL बौद्ध जी रीवा 500 रुपया। और नेपालेश्वर बौद्ध जी उड़ीसा 2,000 रुपया। इस तरह का ये धम्मदान बुद्ध पूर्णिमा में हम साथियों को प्राप्त हुआ है। उन सबके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत उनका साधुवाद, धन्यवाद उनका। और जो साथी सेंटर ऑफिस को चलाने के लिए सहयोग करते हैं वो भी कृपया करते रहें। दूसरे साथी भी सेंटर ऑफिस को चलाने के लिए सहयोग करते रहें। और ये कहकर ही मैं अपनी, जिन साथियों का कोई नाम छूट गया हो, मैंने जो नाम पढ़े हैं इससे अतिरिक्त कोई छूट गया हो तो आप सेंटर ऑफिस में नोट करा दें। अगले हफ्ते हम उनका फिर नाम अनाउंसमेंट कर देंगे। और जो साथी और भी करना चाहते हो, जिनका जो रह गए हो, भूल गए हो, तो वो भी धन का सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि बिना धन के इस पवित्र आंदोलन को चलाना असंभव है। तो धन धन की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु साधु। बोलो। रोहित कुमार जी, बहुत बहुत रोहित कुमार साधुवाद जी, रोहित माननीय जी, संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी। आपने बिल्कुल सारा निचोड़, सारा रस हमें दे दिए हैं। हमारे साथ साथ आज की जो मीटिंग में जुड़े हुए सभी बुद्धजनों ने आपकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना है। मैं सभी साथियों को भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं और संस्थापक जी को भी साधुवाद से ज्ञापित करते हुए जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम को लेकर कुछ सूचना अवगत करवाना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र भंगोत्रा जी अपनी 2 मिनट में सूचना हम सबके बीच में रखें।
थैंक यू रोहित जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूं कि जो हम प्रोग्राम कश्मीर में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो 21, 22, 23, 24 और 25 जून को है, तो जिन जिन साथियों ने अभी पैसे जमा नहीं करवाए हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने पैसे 30 मई से पहले पहले जमा करवा दें, क्योंकि हमें वहां पर 50% पैसा देना है। अभी मैंने वहां पर 6 लाख दिया है, अभी 2 लाख और देना है। तो जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि श्रीनगर के हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत रश है, तो अगर कोई साथी को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो बड़ी मेरे लिए भी बहुत और आरबीएम के लिए भी बड़ी एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी पैसा जमा नहीं करवाया है, वो प्लीज अपने पैसे जमा करवा दे। धन्यवाद। रोहित जी, रोहित बोल जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर जी। अभी जो इंजीनियर साहब ने बात की है, मैं उसी बात को और आगे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। जी देखिए, कुछ साथियों ने 50% जमा करा दिया है, कुछ साथियों ने 100% जमा करा दिया है। जिन्होंने 100% जमा करा दिया उनके लिए धन्यवाद। और जिन साथियों का 50% शेष है, वो 30 मई तक अपना पैसा भी जरूर जरूर जमा करा दे, जबकि उनको मार्च आखिरी बोला गया था, है ना। देखिए, ये भी अनुशासन में आता है कि जो कहा गया है उसी वक्त पे वो काम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50% जिनका जो शेष है वो 30 मई तक आप हर हाल में उसे जमा करा दीजिए, जिससे उधर से माइंड एकदम फ्री हो जाए और दूसरे कामों में हम लोग लगे। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आज के वेबिनार जूम मीटिंग में हुई सभी धम्म चर्चाओं को समेटते हुए आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेवार पदाधिकारीगण, आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम की शुरुआत जैसे त्रिशरण पंचशील से प्रारंभ की गई थी, उसी तरीके से सभ्य सत्ता से इस कार्यक्रम का समापन होता है। तो सभी साथीगण। रोहित जी, जी जी 1 मिनट और मैं आपकी ले लूं। दरअसल क्या, मैंने सभी के नाम पढ़ दिए, ये झारखंड वालों के नाम छूट गए, तो 1 मिनट इनके भी पढ़ ही देता हूं मैं। ये राम प्रसाद बौद्ध जी हमारे पलामू झारखंड से 500 रुपए, उपासका सुषमा बौद्ध जी 500 रुपए, राजेंद्र प्रसाद मेहता जी 100 रुपए, सुनीता बौद्ध 100 रुपए, रीना कुमारी जी 100 रुपए, रामजी बौद्ध जी 100 रुपए, उपासका शिला बौद्ध जी 250 रुपए, रीना बौद्ध जी 250 रुपए, उपेंद्र कुमार जी 50 रुपए, ईश्वर महतो जी 50 रुपए, राजनाथ राम जी 50 रुपए, सरिता बौद्ध जी 50 रुपए, सुरेंद्र कुमार जी 150 रुपए और अमर सिंह बौद्ध जी 200 रुपए। जवाहर सिंह बौद्ध जी ने भी सहयोग किया है, रुपए नहीं देखे सामने कितने। धन्यवाद। चलिए अब करा दीजिए सभ्य सत्ता। तो सभी लोग अपने माइक को खोलें और एक साथ सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु
शापे मिनो शापे भद्राणि मेरा जय भीम। जय भीम धीरज भाई, जय भीम नवोपाध्याय।